मुकम्मल तौर पर की है। सिस्टम इतना बड़ा है कि वहाँ डेटों के हिसाब से होती हैं। एक महकमे की एक वर्कशॉप की 5 तारीख को, दूसरे की 6 को, तीसरे की 7 को। सो 10 दिन मुख्तलिफ होते हैं। 15 तारीख तक सब लोगों को सैलरी दे दी गई। अच्छा शेख साहब, सैलरी और पेंशन किसी की शेख साहब किसी के बस में नहीं है इस इदारे को ठीक कर सके, खसारे से बाहर निकल के ये इदारा इतना फायदे में हो, मुल्क को फायदा हो? अगर ये ML1 2-3 महीने में बन गई और हमने ML1 से ये इदारा खसारे से बाहर आ जाएगा 1-2 सालों में, और हमारी तो कोशिश थी, पिछले साल हमने 8 अरब रुपए का खसारा कम किया था। 32-33 अरब रुपए का, 12 या 36 लगा ले, 3 अरब रुपया पर महीने का खसारा है इसका। सो 3 अरब रुपए का जो लॉस है, पिछले महीने हमने 8 अरब रुपया कम किया था, लेकिन अब तो कोरोना आ गया, अब तो बड़ा मुश्किल है। शेख साहब ईद के लिए स्पेशल कोई ट्रेन चला रहे हैं? अभी हम स्टडी कर रहे हैं, कल फैसला करेंगे। कल लाहौर में इंशाल्लाह बोर्ड की मीटिंग में फैसला करेंगे, क्योंकि अगर रश हो गई तो SOP पे अमल करना है तो 2-3 ट्रेनें चलाएंगे, कराची से चलाएंगे। सही है। लाहौर से कराची जाने का तो इतना रश नहीं होता, ईद के बाद होता है लाहौर और रावलपिंडी से वापस कराची जाने का। पहले कराची से इधर आने का रश होता है। सो अभी तो कराची से चल सकती हैं। शेख साहब नैब पर इस वक्त बड़ी तनकीद हो रही है। आप कहते हैं नैब टार्जन बनने जा रही है। तनकीद ये होती है नैब पर कि सिर्फ अपोजिशन को निशाना बनाया जाता है। आपको पता है काफ लीग वाले एक बार फिर से नाराज़ हो रहे हैं, वो कह रहे हैं बैलेंसिंग एक्ट के लिए उनको निशाना बनाया जा रहा है। आप कहते हैं 31 जुलाई के बाद जो है नैब झाड़ू फेर देगा। तनकीद करने वाले कह रहे हैं भाई शेख रशीद को कैसे पता चल जाता है? शेख रशीद को जो है ना वो नैब को डायरेक्शन देते हैं, क्या शेख रशीद नैब के PRO हैं? तो आप लोग ऐसी बातें करके क्या अपोजिशन को मौका फराहम नहीं करते हैं? जब अपोजिशन कहती है कि सब कुछ हुकूमत के कहने पर हो रहा है, नैब जो भी करी हुकूमत के कहने पर करिए, आप लोगों को कैसे पता चल जाता है कि 31 जुलाई के बाद ये हो जाना है या ईद के बाद ये हो जाएगा, मजीद लोग गिरफ्त में आ जाएंगे? तो क्यों आप लोग ये अपोजिशन को बात करने का मौका जो है ना वो फराहम करते हैं ऐसी बातें करके? देखें, लोगों को अकल होनी चाहिए। नैब पे इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है, मैं तो कह रहा हूँ दोनों तरफ, मैं हुकूमत का इत्यादी हूँ और हुकूमत का वजीर हूँ, मैं तो कहता हूँ झाड़ू दोनों तरफ फिरेगा। सो इनको तो खुश होना चाहिए। इनकी चैं जो है वो चुप करवाना चाहता हूँ मैं, टैं फिश करना चाहता हूँ इनकी। ऐसे लगे हुए हैं भाई, अकल की बातें हैं, केसेस सीरियस हैं। अब वो शहबाज शरीफ अगर बड़ा टार्जन बने, मैं यहीं जीऊंगा तो यहाँ मरूंगा, उसको पता लग गया कि उसका नाम ब्लैक लिस्ट में आ गया है और कुछ दिनों बाद ECL में आ जाएगा। एक कॉमन सेंस की बात है। इसमें 6 का 36 का मसला है, इसमें कोई राज न्याज की बातें तो नहीं है। इसमें कोई ये तो नहीं है कि भाई राज और न्याज की बातें। मैं तो अपनी चारपाई के नीचे भी झाड़ू फेर रहा हूँ कि हमारे भी जो केसेस हैं, हमारे लोगों के या हमारे हामियों के, वो भी खुल सकते हैं। तो ये कोई करता है वजीर इस तरह की बातें? मैं अपनी पार्टी में भी खफगी का इजहार मेरे साथ हो रहा है और बाहर की मैं बातें सुन रहा हूँ। भाई नैब अगर नहीं कुछ करेगी तो लोग खुद ही कहेंगे कि भाई इसका क्या फैसला है। शायद खाकान क्यों कहना शुरू हो गया कि इसको खत्म करो, क्योंकि नैब पक्का हाथ नहीं डालती। जब पक्का हाथ डालेगी फिर नहीं कोई कहेगा कि इसको क्यों नहीं है कि नैब एक आजाद और खुद मुख्तार इदारा है? ये तासुर आज तक बन क्यों नहीं सका है नैब के लिए? इसलिए कि हर आदमी की जमानत हो गई। कोरोना वायरस भी जो है ओमनी ग्रुप और आसफ जरदारी और फरियाल तारपुरों की जमानतें हो गई। किसी बड़े आदमी को कैद नहीं होती। कोरोना वायरस की सारी जमानतें मनी लॉन्ड्रियों की हुई। कोई पूछने वाला है कि चोरों की जमानतें? एक भी चोर इस वक्त जेल में नहीं है। क्यों जमानतें हो गई शेख साहब? क्यों जमानतें हो गई? नैब के सस्ते से वकील होते हैं, वो 4-4, 5-5 करोड़ रुपए का वकील करते हैं, हाई प्रोफाइल के वकील करते हैं। ये बेचारे सस्ते वकील केस करते हैं। तो कमजोरी तो बिलाखिर में नैब की हुई ना, नैब की प्रोसिक्यूशन कमजोर हुई ना। अच्छे सही मजबूत केस नहीं बना पाता नैब। करनी चाहिए उनको दूर। सही। अच्छा शेख साहब, शहबाज शरीफ का नाम ऐसे ECL में डालने की आप बात करें, क्या डर है कि वो भाग जाएंगे, लंदन चले जाएंगे? वो तो बड़ा अज़म लेके आए हैं पाकिस्तान। भाई भी जाने की कोशिश कर रहा था ना, कह रहा था मेरे कागज लंदन में है, मुझे जाने दो। अब वो टार्जन बन गया आज के प्रोग्राम में कि भाई मैं बड़ा टार्जन हूँ, यहीं जीऊंगा, यहाँ मरूंगा। इनको अंदर से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इनके सोर्सेज होते हैं छोटे मोटे। उसको पता लग गया कि ब्लैक लिस्ट में तो मेरा नाम आ गया, थोड़े दिनों बाद ECC में भी ECL में भी आ जाएगा। जो शुरुआत होती है वो शुरू हो गई है। उसको इंफॉर्मेशन होगी। उसने कहा मैं मौत के कुएं का खिलाड़ी हूँ जनाब अली, मेरा जो करना कर लो, मैं मौत के कुएं में ज़रूर
मुजाहरा करूंगा। ऐसी बातें हैं, अंदर से कुछ हैं, बाहर से कुछ हैं। बड़ा अफसोस होता है, हमारे सियासतदान टीवी पे कुछ हैं और कमरों में कुछ हैं। अच्छा शेख साहब, और चीनी स्कैंडल की फ्रांसिक रिपोर्ट नहीं आ रही है, AIPP का जो कमीशन था वो कैंसिल हो गया, हुकूमती नुमाइंदों के खिलाफ तहकीकात तो बहरहाल हो रही हैं, गुलाम सरवर खान साहब के खिलाफ भी तहकीकात शुरू हो रही हैं। जो आप बात करते हैं कि हुकूमती साइड भी नैब की जद में आएगी, तो समझा जाए कि जो चीनी स्कैंडल और IPPs को लेकर जो हुकूमती लोगों के नाम आ रहे थे, खुसरो बख्तियार का नाम है, अब्दुल रज़ाक दाऊद का नाम है, नदीम बाबर का नाम है, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप कह रहे हैं कि हुकूमती साइड भी जद में आने वाली है? देखें, आपको तो फ्रेश खबर दूं कि उसका हेड बना दिया, कमेटी बना दी IPP की याकूब बाबर को। जो 5 रुकनों की एक ज़ैली कमेटी बना दी है, अभी अभी बनाई है एनर्जी कमेटी ने, मैं उसका मेंबर हूँ। तो उसकी 5 लोगों की कमेटी बना दी है। इसमें एक ज़हीर बाबर, वो है याकूब बाबर साहब हैं, मिनिस्टर हैं जो फेडरल लैंड के, वो हेड करेंगे। और बैरिस्टर दाऊद हैं और मोहम्मद अली हैं और एक जॉइंट सेक्रेटरी इस महकमे का और एक जिसको वो सेक्रेटरी रखें। सो ये 5 रुकनी एक कमेटी अभी अभी फॉर्म हुई है जो IPP के केस से बारगेन करेगी और उनसे मामला तय करेगी कि इसको कैसे सेटल करें। शेख साहब, वैसे IPP माफिया इतना मजबूत क्यों है? क्यों आज तक इस पर कोई हाथ नहीं डाल सका? आज भी उतना ही मजबूत है? शुरू से ही स्ट्रांग है जी। हाँ जी। चीनी का अयूब खान से स्ट्रांग है, 68 से स्ट्रांग है, जनेजो से स्ट्रांग है, जमाली से स्ट्रांग है। मुल्क के असल मालिक यही हैं, बाकी तो ऐसी बातें करते हैं। असल मालिक यही है मुल्क के। हर पार्टी में होते हैं, हर कैबिनेट में 2-3 शुगर मिल ऑनर होते हैं। कौन सी कैबिनेट है जिसमें 3 शुगर के मालिक नहीं मेंबर होते? आप मुझे एक कैबिनेट का नाम लेकर बताएं। हमारे में भी 2-3 ही हैं, बल्कि गरीब का दुश्मन है। ये एक दूसरे के लिए रास्ता बनाते हैं। ये एक दूसरे, देखें, जब आटा बाहर सस्ता था दुनिया में तो यहाँ रुल पड़ी हुई थी, क्योंकि यहाँ उसकी कीमत थी 1300 रुपया। जब आटा दुनिया में महंगा है तो यहाँ उसकी शॉर्टेज पैदा हो रही है, क्योंकि दुनिया में महंगा है। इनको पता है कि किस तरह तोरखम से आटे को पार करना है और किस तरह दूसरे मुल्कों में ले जाना है, किस तरह चीनी को पार लगाना है। और मुझे तो शक है ये चीनी गई भी नहीं बस वैसे ही, क्योंकि बाहर चीनी सस्ती थी, यहाँ पे महंगी थी। इन्होंने उसी तरह कागज़ तोरखम पे बनाए, अफगानिस्तान एक्सपोर्ट हो गई कागज़ों में। सारी जितनी अंडर इनवाइस और ओवर इनवाइस है वो काबुल से ही होती है। वो वोचर इन्होंने CBR को दिखा दिए होंगे और एक्सपोर्ट की सब्सिडी ले ली। चीनी एक्सपोर्ट भी नहीं हुई होगी, मुझे 80% यकीन। अच्छा। बल्कि 100% ही समझें कि चीनी यहाँ महंगी थी, बाहर सस्ती थी, एक्सपोर्ट कैसे होगी? बिल्कुल। अच्छा, और 70% फैसले तो सारे ECC में भी हुए। ECC में फैसले हुए, पंजाब में सब्सिडी की मंजूरी दी जाती है। आपको लगता है कि पंजाब में किसी बड़ी शख्सियत को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा इस स्कैंडल को लेकर? मेरा नहीं ख्याल कि कुर्बानी का बकरा बड़ी शख्सियत बनेगी। अच्छा, कुर्बानी के छोटे छोटे जानवर ही कुर्बान होते हैं, इकोनॉमिकल जानवर होते हैं जो वो कुर्बान होते हैं। शेख साहब, कभी 18वीं तरमीम में तब्दीली की बातें, नए इंतखाबात का मुतालिबा नून लीग की तरफ से, आप लोगों की तरफ से गवर्नर राज की बातें, ये जो जिस तरीके से इस टाइम जो बातें हो रही हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं, आलमी वबा है, एक बड़ा पेंडेमिक है, तो क्यों नए इंतखाबात का मुतालिबा, 18वीं तरमीम में तब्दीली की बातें, गवर्नर राज, ये इस वक्त में ये इश्यूज क्यों उठाए जा रहे हैं? देखें, आपको इनका मशकूर होना चाहिए, आपको इनका मशकूर होना चाहिए कि आपके प्रोग्राम का मटेरियल दे रहे हैं। अच्छा। NFC अवार्ड पे बात होगी, अभी नहीं, और जब तक के नैब में अमेंडमेंट नहीं होगी 18वीं तरमीम को कोई नहीं छेड़ेगा, और नैब की अमेंडमेंट अभी नहीं हो रही। तीसरी बात जो आपने कहा गवर्नर राज, आज मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नर राज कोई आ रहा है और गवर्नर राज की कोई ऐसी सूरत हाल है। वैसे ही अब बयान देना है तो जो बयान हिट होना है तो वो दे देना है, लेकिन मैं ना तो नैब में अमेंडमेंट होता है देख रहा हूँ, ना ही जल्दी 18वीं तरमीम क्यों नहीं हो सकती नैब में तरमीम? क्यों नहीं हो सकती? अगर ऑपोजिशन नैब कवानीन से खुश नहीं है तो मुतमईन हुकूमत भी नहीं है, तो क्यों हुकूमत और ऑपोजिशन मिलकर इसमें तरमीम कर क्यों नहीं लेते, बैठ क्यों नहीं जाते? देखें, रुकावट है। अब देखें, अब अगर ये मौजूदा हुकूमत ऐसे कानून अमेंड करेगी, लोग कहेंगे कि पता नहीं इन्होंने अपने लिए रास्ता आसान बनाया। बाकी 18वीं तरमीम पे बातचीत हो रही है,
और शहबाज शरीफ ने खुद कहा है कि हम इबहम दूर करने के लिए तैयार हैं, खाकान ने भी कहा है। सो अभी देखें, अभी बातचीत जारी है हुकूमत की और अपोजिशन के। बातचीत 18वीं तरमीम के हवाले से शुरू तो नैब पे हुई है, खत्म जो होती है वो 18वीं तरमीम पे होती है। तो 18वीं तरमीम को हाथ लगाने देगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? ऐसे ही होते हैं ये, टीवी खेलते हैं, लगाने क्यों नहीं देंगे? अगर वक्त फैसला हो गया कि लगाने देना है तो फिर ये सारे लोग ऐसे ही बस। आखिरी सवाल शेख साहब, जिस तरीके से लॉकडाउन में नरमी हुई है, तकरीबन लॉकडाउन तो खत्म हो गया है, सब कुछ तो खुल गया है, पीछे कुछ रह नहीं गया, हर तरह की दुकान, शॉपिंग मॉल, बाजार सब कुछ तो खुल गया। ईद के बाद अगर केसेस बढ़ते हैं तो वापस जो है लॉकडाउन की तरफ सिचुएशन जा सकती है, हुकूमत कोई ऐसा फैसला कर सकती है? ज़ाहिर है कैबिनेट में ऐसी बातें होती हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि अब लॉकडाउन की तरफ जाया जा सकता है। अच्छा, ईद के बाद वैसे ही लॉकडाउन होगा, लोग घरों में 2, 4, 5, 6, 7 छुट्टियाँ। ईद से पहले ही लॉकडाउन हमने देर किया, हमें पहले खोल देना चाहिए था। बहुत गलत हमारी स्ट्रेटजी थी। इतनी देखे ना, जिसने मेहंदी लगानी है बच्चों ने लगानी है, माँ बच्चों के साथ चूड़ियाँ लेने जा रही हैं। हमारा कल्चर ही ऐसा है कि दुनिया उमड़ आई जब किसी ने टीवी पे कह दिया कि सोमवार से फिर पाबंदी लग जानी है, लॉकडाउन हो जाना, सब लोग घरों से निकल आए। अब आप कर्फ्यू भी लगा दें तो इन्होंने ईद के दिन अपनी शॉपिंग, 50% कौम की आबादी ऐसी है जो ईद पे, मेरी तरह नहीं कि 10-15 जोड़े लटके हुए हैं, 20 पड़े हुए जोड़े। लोग ऐसे हैं जिन्होंने लेना ही जोड़ा ईद पे होता है, जूती ईद पे लेनी होती है।